हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है फिर से आप सभी का एंग्जाइटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 13 नवंबर। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हो रहा है। ये 21 नवंबर तक चलेगा। 17 से 19 दिसंबर तक दूसरे WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा, भारत मंडपम में। और वहीं स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है नई दिल्ली का, इसको स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास में शक्ति आयोजित किया गया। और फ्लैश उपन्यास के लिए इस बार का बुकर पुरस्कार मिला है डेविड सिजले को। और न्यूयॉर्क शहर के अगले मेयर चुने गए जोहरान ममदानी। गेल इंडिया या कहें कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके नए CMD दीपक गुप्ता बनेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा की है और ये अंगोला की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष या कहें राष्ट्रपति बनेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जो है ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अभी मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिए। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। एक जरूरी सूचना, जितने भी लोगों को वीडियो कोर्स में प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो प्ले करने में, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है। आप एनजेटी ऐप पर अब जा करके वो वीडियो कोर्स वाले भी वीडियोस देख सकते हो, जो जो भी लोग पेड बैच लिए हैं उनके लिए। टेलीग्राम पर इस वीडियो की PDF मिल जाएगी आपको, और PDF आपको अरत्ताई चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, ये व्हाट्सएप चैनल जो है आप लोग को क्या लगता है, फिर से उसको बनाना चाहिए, चलाना चाहिए, एक्टिवेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछला वाला जो चैनल है वो हैक हो गया था, आपने देखा था। नया चैनल बनाना चाहिए व्हाट्सएप पर कि नहीं, आप कमेंट करके बताइए। क्योंकि अरत्ताई चैनल तो खुल तो गया है, लेकिन बहुत लोग उससे जुड़ नहीं है, है ना? तो क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। अरत्ताई आया तो यही एक, इंडिया में कोई भी ब्रांड होता है उसकी एक समस्या है, सब लोग शुरुआत में उत्साह में जुड़ते तो हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा ठंडे पड़ जाते हैं, है ना? तो अरत्ताई चैनल शुरुआत में तेजी से लोगों ने इंस्टॉल किया, लेकिन उसके बाद फिर वो सब शांत हो गए, जैसे ही मामला शांत हुआ। तो ये सब चीजें हैं। खैर, आप लोग बताइएगा कि व्हाट्सएप चैनल अगर आपको चाहिए ऑनलाइन तो व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसी पे चैनल बनाकर, है ना? दोनों जगहों पर प्रोवाइड किया जाएगा। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है? तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला साउथ एशियाई देश बन गया है बांग्लादेश। बांग्लादेश रिसेंटली संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल हुआ है। बांग्लादेश आप जानते हो भारत का एक पड़ोसी देश है। भारत सबसे लंबा बॉर्डर लगाता है बांग्लादेश से। कितना लगाता है? 4096, 4096 किलोमीटर। 4096 याद रखना। इतना लंबा बॉर्डर हम लोग लैंड वाला लगाते हैं बांग्लादेश से। तो पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है बांग्लादेश, जो UN के वाटर कन्वेंशन में शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य है कि सीमा पार नदियों और झीलों का स्थायी और न्याय संगत प्रबंधन सुनिश्चित करना। अब ये बहुत बड़ी अपडेट है, देखने में तो ऐसा छोटा सा लग रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा अपडेट आप ऐसे समझो कि ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत का पाकिस्तान से जब POK वाला मसला था, तो भारत POK से पाकिस्तान से समझा लेता, इसे सुलझा लेता। लेकिन उस टाइम पर इसको मुद्दे को लेकर चला जाया गया UN में। UN में जाने की वजह से आज तक वो लटका पड़ा हुआ है, कश्मीर वाला मुद्दा, है ना? तो कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारी ट्रीटीज हैं, जिसमें तीस्ता नदी को लेकर के भी है, गंगा नदी को भी लेकर के है। तो अब ये क्या कर रहा है कि ये UN की तरफ भाग रहा है, जिससे वो जो ट्रीटी है जो अभी तक बायलैटरल ही थी, मतलब दो पक्षीय ही थी, अब उसमें तीसरा पक्ष UN में घुस जाएगा, क्योंकि ये भी धीरे धीरे और सारी चीजों में शामिल हो रहा है। खैर, ये तो UN का वाटर कन्वेंशन है, लेकिन अब इसमें ये घुस रहा है जिससे सीमा पार नदियों और झीलों का स्थायी न्यायसंगत प्रबंधन करे। ठीक है ना? और आप सीमा पार मतलब क्या, बांग्लादेश के पार भारत ही है चारों तरफ, है ना? भारत की ही नदियां जाएंगी उधर। फिलहाल आधिकारिक नाम ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग का कन्वेंशन है इस सम्मेलन का। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका होती है, एशिया में पड़ता है। अभी के टाइम पर मोहम्मद यूनुस इसके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री थी। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हाल ही में कौन बनी है? देखो, संयुक्त राष्ट्र का पर्यटन या कहें कि UN टूरिज्म, इसी को हम लोग पहले जानते थे UNWTO के नाम से।
यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बदल दिया गया क्योंकि कंफ्यूजन होता था। इसका नाम और इसका नाम दोनों में कंफ्यूजन बहुत होता था, डब्ल्यूटीओ और यूएनडब्ल्यूटीओ में। एक डब्ल्यूटीओ का मतलब होता था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में जिसका हेडक्वार्टर है। एक होता था यूएनडब्ल्यूटीओ यानी कि यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र का, इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। तो कंफ्यूजन होता था तो फिर यूएन ने कहा रुको रुको कंफ्यूजन ही चेंज कर देते हैं, इसका नाम बदल करके यूएन टूरिज्म कर दिया गया। यूएन टूरिज्म, ठीक है ना, सब समस्या ही खत्म। अब ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन हो गया है, ये बात याद रखना, जनवरी 2024 के आसपास में चेंज किया गया। तो अब इसका नेतृत्व करने वाली पहली महिला अभी नियुक्त की गई हैं। ये कौन नियुक्त की गई हैं? शेखा नासिर अल नवेज। शेखा नासिर अल नवेज, ठीक है। तो ये देखिए यूएई की ये रहने वाली हैं, शेखा नासिर अल नवेज। जैसे वहां पर पुरुषों में शेख होते हैं, ऐसे महिलाओं में शेखा होती हैं। तो शेखा नासिर अल नवेज ये नेतृत्व करेंगे नवंबर 2025 में 123वें संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यकारी परिषद सत्र का। 4 साल का इनका कार्यकाल रहने वाला है और पिछले 50 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब इस संगठन का कोई महिला नेतृत्व करने जा रही है। क्लियर। 27 सितंबर को आप जानते हो विश्व पर्यटन दिवस भी मनाते हैं विश्व भर में इसी संस्था के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1975 को 1 नवंबर को। मैड्रिड में हेडक्वार्टर है, 160 इसके सदस्य देश हैं और अभी जुरब पोलो पिलासविली इसके वर्तमान में महासचिव है। अगला, हाल ही में किस राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया गया? तो साथियों बहुविवाह यानी कि पॉलीगेमी, एक से ज्यादा पत्नियां रखना। तो बहुविवाह जो है इस पर पूरी तरीके से बैन लगाने के लिए विधेयक ला रहा है असम। असम की गवर्नमेंट ने, असम के जो सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाली विधानसभा सत्र में ये एक विधेयक लाएंगे। आप जानते हो कोई भी चीज, कोई भी कानून बनाना होता है तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। जैसे राज्यों की अगर बात करें, राज्यों को कोई चीज चेंज करना है तो पहले वो बिल लाती है, विधेयक लाती है, विधेयक को पास कराया जाता है विधानसभा में। अगर वहां पर विधान परिषद भी है, मतलब ऐसी कोई है जो दो सदनात्मक राज्य है, तो फिर विधानसभा में पास होने के बाद विधान परिषद में जाएगा, फिर वहां से भी पास हो जाएगा तो उसके राज्यपाल के पास जाएगा अंतिम मुहर के लिए। तो अंतिम मुहर वहां पर राज्यपाल की लग जाएगी तो वो बिल जो है, जो विधेयक था, वो बन जाएगा अधिनियम या कहें एक्ट, ठीक है, तो उस राज्य में लागू हो जाएगा। सेम ऐसे ही प्रोसेस सेंटर में होता है। सेंटर में कोई बिल लाना होता है, कोई विधेयक लाना होता है, तो किसी भी एक सदन में, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा में लाया जाता है पहले, फिर उसके बाद एक सदन में पास कराकर दूसरे में पास कराया जाता है, फिर लास्ट में राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति फाइनल मुहर लगा देते हैं, तो वो बिल या कहें वो विधेयक वो बन जाता है अधिनियम, या जिसे कहते हैं एक्ट बन जाता है। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर असम जो है पॉलीगैमी पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 लाने जा रही है। कब? 25 नवंबर से शुरू हो रहे जो इसका आगामी विधानसभा सत्र है उसमें। कौन सा सत्र शुरू होने वाला है? शीतकालीन शुरू होने जा रहा है। तो 7 साल की कठोर कैद हो सकती है अगर कोई पॉलीगेमी करता है, मतलब एक से अधिक विवाह करता है। देखो हिंदू धर्म में क्या है कि अगर एक पत्नी जीवित हो तब आप और दूसरी विवाह तब तक नहीं कर सकते हैं अगर एक से शादी किए हैं तो। हाँ, या फिर आप तलाक ले लो या फिर आप तलाकशुदा हो जाओ, मतलब कि पहले वाली पत्नी से तलाक हो जाए ऑफिशियल, उसके बाद ही दूसरी शादी कर सकते हो। ठीक है। तो पॉलीगेमी जो है असम में अभी तक बैन नहीं था, यहाँ पर ये बैन होने जा रहा है। हाँ, लेकिन असम के कुछ क्षेत्रों को 6 शेड्यूल के अंतर्गत रखा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। छठी अनुसूची क्या है आप सर्च कीजिएगा, वीडियो मैंने बना रखी है। तो जो कुछ एरिया जो है, जो भी 6 शेड्यूल के तहत जो स्पेशल वहां पर कानून चलता है छठी अनुसूची के तहत ना, कुछ क्षेत्रों को विशेषाधिकार दिया जाता है, असम भी उसमें शामिल है। तो उन क्षेत्रों को छोड़कर, उनमें अभी नहीं लागू किया गया है, उन क्षेत्रों में छोड़कर बाकी चीजों का जगहों पर असम में लागू होगा, क्योंकि वहां पर उनका विशेष आदिवासी कानून चलता है, ये आदिवासियों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, 6 शेड्यूल में रखा है। बाकी असम के बारे में जानना चाहोगे, असम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। असम पूर्वोत्तर में सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो कोई भी याद करने की जरूरत है नहीं, बस ये याद रखना जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सबसे बड़ा रहेगा। दिसपुर इसकी राजधानी है। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी से सीएम है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पर हफलोंग, चंडोबी, डिघाली पोखरी, शिवसागर, तमरान, देहन पटकाई, सोनबिल, दिगपुर, डिगबोई, बहुत सारी झीलें हैं। यहीं पर है 7 नेशनल पार्क, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नसेरी,
औरंगा नामेरी, औरंगा और डिब्रूगढ़ सैखोवा, देही पटकाई। असम का बिहू नृत्य बहुत फेमस होता है। 3 प्रकार के बिहू नृत्य होते हैं। भोरताल नृत्य फेमस है, खम्बालिम फेमस है और सात्रिया। सात्रिया भी याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सात्रिया या सतारिया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जिलों की संख्या 35 है। विधानसभा में 126 सीटें, लोकसभा में 14 और राज्यसभा में 7 सीटें यहाँ से जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वाइब कोडिंग को निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया इस डिक्शनरी के द्वारा? तो इसको अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अभी मैंने उस दिन ही आपको बताया था कि अब ईयर खत्म होने जा रहा है। जब ईयर का एंडिंग होता है ना, तो जितनी भी वर्ल्ड फेमस 4 से 5 डिक्शनरियां हैं, वो सब अपना साल भर का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। तो अब आने वाले दिनों में आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर देखने को मिलेंगे। सबका रिवीजन मैं बार बार कराऊंगा, सब आपको याद करा दूंगा। ठीक है। तो अभी वाइब कोडिंग को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। आप देख सकते हो यहाँ पर कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। और वाइब जो है इसका मतलब होता है कि एआई का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा को कंप्यूटर कोड में बदलने के लिए उभरती हुई सॉफ्टवेयर विकास पद्धति। ठीक है, ये वाइब कोडिंग है और इसका अर्थ आपने समझा। तो अब इसको आंद्रेस कारपैथी नाम के जो ओपन एआई के संस्थापक हैं, उन्होंने इस शब्द को गढ़ा था। पिछले दिनों में जो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किए गए, जैसे अभी इस साल का तो एक ही आया है डिक्शनरी.com का 6-7 याद रखना। ये हालांकि लिखा तो जाएगा ऐसे, लेकिन पढ़ा जा रहा है 6-7 के नाम से। ठीक है ना? तो 6-7 जो है ये डिक्शनरी.com का है। वाइब कोडिंग कॉलिंस डिक्शनरी का। और ये बाकी के 2024 के भी हैं। पिछला वाला भी रिवाइज करते चलते हैं जब तक कि नया ये लोग 2025 का नजारी कर रहे हैं। तो ऑक्सफोर्ड ने पिछली बार ब्रेन रॉट को किया था। कैम्ब्रिज ने मैनिफेस्ट को। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को। डिक्शनरी.com ने पिछली बार डेमेयोर को घोषित किया था अपना वर्ड ऑफ द ईयर। अगला, हाल ही में किस राज्य में वाटर शेड महोत्सव शुरू किया गया? वाटर शेड फेस्टिवल काफी फेमस फेस्टिवल होता है। ये आंध्र प्रदेश में अभी शुरू किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा। केंद्रीय कृषि मंत्री आपको दिख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। इन्होंने वाटर शेड फेस्टिवल ये लॉन्च किया है गुंटूर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में ये किया गया है। 10 से 11 नवंबर तक होगा और गुंटूर में इस महोत्सव का उद्घाटन इन्होंने किया है और साथ ही साथ वहाँ की ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किया है। आंध्र प्रदेश में सड़क विकास परियोजनाओं के लिए उन्होंने 380 करोड़ की भी घोषणा की। ठीक है। और बाकी आप जानते हो शिवराज सिंह चौहान जी ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, 18-20 साल तक रहे थे, 18 साल तक रहे। कुछ और मेले महोत्सव की अगर बात करें, तो सऊदी अरब में अभी तीसरा प्रवासी परिचय उत्सव हुआ। उद्भव उत्सव मध्य प्रदेश में हुआ, मणिपुर में निंगोल चकोबा, मणिपुर में ही सिरारा खोंग हथई मेच, तेलंगाना में बथुकम्मा, काठमांडू में महागौरा पर्व और नुआखाई महोत्सव ओडिशा में हुआ। राजस्थान में गौरी महोत्सव बहुत पूछा जाता है, याद रखना, अषाढ़ी तिरुवोत्थिरे, ये तमिलनाडु में। इसके अलावा अक्टूबर की ई बुक आ गई है, फटाफट से जाकर के इसे लीजिए। पूरे महीने भर का कंटेंट आपको इस ई बुक में मिल जाता है। इसमें आपको चैप्टर वाइज कंटेंट मिलते हैं, 350 प्लस क्वेश्चंस और क्यूएनए मोड में रहते हैं। तो ये आप ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ ही साथ में 3 मंथ की, 6 मंथ की और साल भर की ई बुक भी अवेलेबल है। आप एमजेटी ऐप पर सारा कुछ जाकर के प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाना, लॉगिन वगैरह करके, और वहीं ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको वहां पर नहीं मिल पाती है, तो आप सिंपली व्हाट्सएप के जरिए भी ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिएगा तो आपको पूरा यूपीआई के माध्यम से मेथड बताया जाएगा, आप व्हाट्सएप पर ही ले सकते हो। ठीक है ना? चलिए अगला, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी 2027 में इथियोपिया करेगा। कौन करेगा? इथियोपिया। अब देखो, अभी COP30 चल रहा है, COP30 चल रहा है ना ब्राजील में। ब्राजील में COP31 इसके बाद आएगा और इसके बाद COP32 आएगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई COP31 कौन करेगा? फिर COP32 तो घोषित हो गया कि इथियोपिया करेगा, तो COP31 कौन करेगा? तो COP31 अभी भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी 2 देश इसके लिए फाइनलाइज्ड हैं, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की। लेकिन अभी ये बैटल चल रहा है दोनों देशों में, और इथियोपिया का कंफर्म हो गया कि COP32 की मेजबानी करेगा।
एक्चुअल में कॉप 32 के लिए उतना दावेदारी थी नहीं, लेकिन कॉप 31 के लिए दावेदारी जाकर इन दोनों देशों में फंस गई। तो कॉप 31 अभी दो देशों के बीच में अभी सामंजस्य चल रहा है, अनिश्चित है ऑस्ट्रेलिया और तुर्की में, लेकिन जल्द ही कंफर्म हो जाएगा। जब होगा कंफर्म मैं आपको बताऊंगा। कॉप 32 वाला जो है ये कंफर्म हो गया है, इथियोपिया करेगा। कॉप के बारे में मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्लाइमेट चेंज को लेकर के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। शुरुआत इसकी या कहें पहला शिखर सम्मेलन जो इसका हुआ था कॉप का, वह शुरुआत या स्थापना 1992 में हुआ था। लेकिन पहला इसका समिट जो हुआ था कॉप 1, वो 1995 में हुआ था बर्लिन में। ठीक है ना, ब्रिटेन में, बर्लिन जर्मनी पड़ता है। तो बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि भारत कब मेजबानी किया था, भारत कॉप 8 की मेजबानी किया था। कॉप 8 जो है, कॉप 8 की मेजबानी भारत 2002 में किया था, और फिर तब से भारत मेजबानी नहीं किया। ओके। कॉप 21 भी बहुत पूछा जाता है, जिसमें पेरिस जलवायु समझौता आया था। ये पेरिस में हुआ है। अगला, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इस बार छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। इस बार पिछली बार का विजेता का नामो निशान ही नहीं दिख रहा है टॉप 3 में। उड़ीसा पिछली बार था, इस बार पहले पर है महाराष्ट्र। पहले पर महाराष्ट्र है, फिर दूसरे और तीसरे पर आप देखोगे तो गुजरात और हरियाणा है। उड़ीसा नहीं है टॉप 3 में। पिछली बार उड़ीसा टॉप पर। महाराष्ट्र जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान पर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा हर साल दिया जाता है, घोषित किया जाता है, जो जल प्रबंधन के लिए, बेहतर मैनेजमेंट के लिए वाटर मैनेजमेंट किया रहता है साल भर। ठीक है। तो 18 नवंबर 2025 को विजेताओं को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार इस बार प्रदान किया जाएगा। 46 विजेता इस बार चुने गए हैं। अगला, वरुण बेरी, इनके इस्तीफे के बाद ब्रिटानिया के नए एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? ब्रिटानिया कंपनी के नए एमडी और सीईओ वरुण बेरी की जगह पर अब आ जाएंगे रक्षित हरगवे, क्योंकि वरुण बेरी ने अभी दे दिया है इस्तीफा। तो अब इनकी जगह पर रक्षित हरगवे होंगे ब्रिटानिया कंपनी के नए एमडी और सीईओ। इनका 15 दिसंबर से कार्यकाल शुरू हो रहा है। ठीक है, 15 दिसंबर से ये होंगे रक्षित हरगवे। तो एन वेंकटरमन को सौंपा गया है अंतरिम सीईओ का कार्यभार तब तक के लिए, जब तक वो, क्योंकि अचानक से इस्तीफा दे दिए थे तो अंतरिम अभी ये दिख रहे हैं। इनके बाद रक्षित हरगवे कंफर्म या कहें कि परमानेंट हो जाएंगे। ब्रिटानिया में शामिल होने वाले पैसे, इससे पहले रक्षित हरगवे बिरला ओपस में थे, उसके सीईओ थे। अभी इसमें लाए जा रहे हैं। इसकी स्थापना 1892 में हुई थी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर। अगला, कुछ और एमडी सीईओ जो नियुक्ति हुई है पिछले दिनों में, उनका रिवीजन करेंगे। जैसे शेखा नासिर अल नवेस, अभी यूएन पर्यटन मैंने आपको बताया, उसके नेतृत्व करेंगी। दीपक गुप्ता गेल इंडिया लिमिटेड के एमडी सीईओ बने हैं। श्री विश्वजीत सहाय रक्षा लेखक महानियंत्रक के। जस्टिस सूर्यकांत 53वें मुख्य न्यायाधीश और रोड्रिक पाज बोलिविया के राष्ट्रपति बने हैं। कार्तिक नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पादककारी। हर्ष संघवी गुजरात के उप मुख्यमंत्री और डैन कैट्स आईएमएफ के पहले प्रबंध निदेशक बने। अनंत गोयनका फिक्की के निर्वाचित सदस्य बने हैं। ये बार बार रिवीजन करवाता हूँ तो जिसे रिकॉल होता रहे आपका। ठीक है ना, जैसे अभी गुजरात के उप मुख्यमंत्री आप भूल गए होंगे, मुझे पक्का पता है, तो ये याद रखना, हर्ष संघवी नियुक्त किए हैं। ऐसे ही बीच में से पूछ लिया जाता है कहीं से। ठीक है, रिकॉल करते रहा। हाल ही में बबीता नामक कौन सा पशु है जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार दिया गया? बबीता को मिला है। बबीता कौन है? बबीता नाम का डॉग जो है, ये सिक्योरिटी डॉग है, और ये बीएसएफ का स्पेशल डॉग है। इसकी बहादुरी के लिए, इसकी वीरता के लिए अभी ये पुरस्कार दिया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार। साथ ही साथ में पदक और एक सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो इसने क्या किया था कि पंजाब के बॉर्डर पर एक ऑपरेशन के दौरान असाधारण साहस साहस और अटूट वफादारी दिखाई थी, उसके लिए इसे दिया गया। बीएसएफ का स्पेशल ट्रेंड डॉग है। ठीक है। तो देखिए, सूझबूझ से 3 तस्करों को पकड़ने और भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद को जब्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो 8 नवंबर को ये हैदराबाद में राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया है। क्लियर। चलिए अगला, भारत में कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखने वाले अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक वी राजा रमन का निधन हो गया है।
इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वी राजा रमन एक बड़े साइंटिस्ट थे और विचारक थे। इन्होंने कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा की नींव रखी थी भारत में। भारत में कंप्यूटर एजुकेशन की शुरुआत की थी। इनको साथियों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। तो बी और सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये थे रिमेम्बरिंग वी राजा रमन और इनका निधन हो गया है अब। इनका पूरा नाम था प्रोफेसर वैद्येश्वरन राजा रमन। तो 8 नवंबर को बेंगलुरु में इनका निधन हुआ है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आप जानते हो विज्ञान के क्षेत्र में पहले दिया जाता था, अब तो उसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कर दिया गया है। और पद्म भूषण पुरस्कार इनको 1998 में मिला था। तो 1979 में इन्होंने आईआईटी कानपुर में बीटेक में एक सिलेबस ऐड किया था जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाया जाना शुरू हुआ। ठीक है जी। अगला, ये कुछ और निधन है जो पिछले दिनों में हुए हैं, रिवीजन करते हैं। जेम्स वाटसन, मैंने आपको बताया डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल की खोज की थी उन्होंने, अभी निधन हुआ, नोबेल मिला था। मैनुअल फेडरिक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। एकनाथ वसंत चिटनेस, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे भारत के। मथंगी रामकृष्णन, ये प्रसिद्ध सर्जन थे। तिर्रिक कतिर का किति याकारा, ये थाईलैंड की पूर्व महारानी थी। पीयूष पांडे भारतीय विज्ञापन जगत के जनक थे। राबू बाला सरस्वती देवी प्रसिद्ध गायिका अभिनेत्री थी। रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और जीजी पारेख, ये राजनीति से संबंधित थे और गांधीवादी नेता थे। इन सबका भी निधन हुआ है। क्लियर? ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। देखिए, करंट अफेयर है, इसमें आपको लिबर्टी चाहिए और रोजाना आप नोट्स कोशिश कीजिए बनाने को। अगर नोट्स नहीं बना पाते हैं तो जो ई बुक दी जाती है, ई बुक के माध्यम से पढ़िए। लेकिन जो कंटेंट दिया जाता है इसके बाहर से आपको कुछ नहीं देखने मिलेगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आपको इसको फॉलो करना है। आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर का, ठीक है ना, एग्जाम में। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। तो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ वगैरह सब आप टेलीग्राम से प्राप्त कर पाओगे और क्विज आपको एमजेटीए पर मिल जाएगा। कल मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व शिक्षा दिवस। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है निमोनिया दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई? भारत श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण इस बार आयोजित हुआ? दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जीएस सफलता बैच ज्वाइन करते हैं जीएस के लिए तो आप जीएस भी तैयार कर सकते हैं। ये सब आपको मिल जाएगा एमजेटी ऐप पर, तो वहां से जाकर आप ले सकते हो। बाकी कोई जानकारी के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।